Welcome to our own Navkar Digital Institute and a warm welcome to the world of taxation. फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट 12th का जब 12th के एग्जामिनेशन क्लियर करता है ना, बाद में वो कॉलेज में आता है, लाइफ में पहली बार वो कॉलेज में आया, तो फ्रेंड्स सेमेस्टर 1 में उसकी एक फ्रेशर्स पार्टी होती है जिसमें अपने अलग अलग फ्रेंड्स को वो मिलेगा, अलग अलग सीनियर्स को मिलेगा, उनके साथ थोड़ी जान पहचान होगी एंड जो बॉन्डिंग क्रिएट होगा ना, फ्रेंडशिप क्रिएट होगी, वो लाइफ लॉन्ग रहती है फ्रेंड्स। सिमिलरली आज इनकम टैक्स के लिए आपकी फ्रेशर्स पार्टी है। अलग अलग टर्म्स के साथ आप वाकिफ होंगे। असेसी का मतलब क्या, पर्सन का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, असेसी का मतलब क्या, ये अलग अलग आपके फ्रेंड्स बनेंगे आज, जिनके साथ धीरे धीरे हम जान पहचान बढ़ाएंगे एंड बाद में ऐसी फ्रेंडशिप होगी कि लाइफ लॉन्ग आपको ये फ्रेंडशिप काम आएगी एंड यही वर्ड्स एंड यही जो आपके फ्रेंड्स बने हैं वो आपको लाइफ में पैसा कमा के देने वाले हैं फ्रेंड्स। डन। ऐसा हमारा इनकम टैक्स। हम शुरू करें आज उसके फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स कि हम क्यों इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या आपको लाइफ में ये काम आएगा, कैसे इससे आप जबरदस्त पैसे कमाओगे, यस एंड जबरदस्त मार्क्स आएंगे ऑब्वियसली फ्रेंड्स। इसका सारा इन डेप्थ डिस्कशन आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम करने वाले हैं। और वो हम शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स दो बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी टैक्स है ना, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। उसके पहले ये टैक्स हमें पे क्यों करना है, ये गवर्नमेंट को हमें पे क्यों करना है। बिकॉज फ्रेंड्स देखो, हम इंडिया में रहते हैं, मतलब इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस से आप अपने घर पे रहते होंगे तो पापा ने बनाया होगा घर के रूल्स, वो आपको फॉलो करने हैं। पापा ने बोला 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने का और 10 बजे के बाद बाहर हो तो बाहर ही रहने का। ये घर का रूल हुआ, क्यों फॉलो करना है, बिकॉज आप उस घर में रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के ऐसे कुछ रूल्स है, इंडिया के ऐसे कुछ रेगुलेशंस है जिसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमको फॉलो करने हैं। जिसमें क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेवी कर सकती है, वो जो इनकम टैक्स लेवी करेगी वो हमको पे करना है। ये पैसा हम पे करेंगे, वो काम कहां आएगा, जिससे फ्रेंड्स ओवरऑल हमारे पूरी इकोनॉमी का, हमारे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। उसमें से रोड बनेंगे, उसमें से लेटर से कोविड-19 जैसी सिचुएशन आई तो उसमें से उसको सॉल्व करने के लिए पैसे यूटिलाइज होंगे, वापस इकोनॉमी को रास्ते के ऊपर लाने के लिए ये पैसा यूटिलाइजेशन होगा। हमारी जो भी लेटर से आर्मी होगी उसके पीछे ये पैसा यूटिलाइज होगा। सिंपल वर्ड्स में हमारा पैसा हमारे लिए ही अल्टीमेटली वो यूटिलाइज होने वाला है। तो जो मेथड से और जो मैकेनिज्म से गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी ना, उसको बोलेंगे टैक्स। हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कौन से मैकेनिज्म से गवर्नमेंट हमसे ये पैसा कलेक्ट कर रही है, वो मैकेनिज्म, वो मेथड, वो मोड को हम क्या बोलेंगे, टैक्स। एंड अल्टीमेटली हमारे लिए वो पैसा यूटिलाइज होने वाला है अलग अलग मोड से फ्रेंड्स। तो ऐसे टैक्स को जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लेवी करती है, हमारे ऊपर जो इंपोज करती है, उसको फ्रेंड्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है इट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है फ्रेंड्स इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो समझाओ फ्रेंड्स। जो ह्यूमन के ऊपर, मतलब पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लेवी होगा, बरोबर समझने का ट्राई करो, जो ह्यूमन के ऊपर, जो असेसी के ऊपर, जो पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लेवी होगा ना, उसको बोलेंगे इनकम टैक्स, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, वो टैक्स मुझे ही डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, मुझे किसी के थ्रू पे करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली, मुझे ही डायरेक्टली जाके वो पैसा गवर्नमेंट को पे करना है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। एंड नंबर 2 आएगा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। लेट अस से मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे नहीं करना है, मैं किसी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करूंगा, मैं किसी के थ्रू वो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली वो पैसा पहुंचाऊंगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। चलो सिंपल वर्ड्स में 2-3 एग्जांपल आपको बताऊं। चलो फ्रेंड्स, आप मूवी देखने के लिए गए, अभी लेट अस से थिएटर में जब आप मूवी देखने के लिए जाओगे, सपोज 200, 300, 500 रुपए की उसकी टिकट होगी, उसके ऊपर लगता है टैक्स। ओके, तो फ्रेंड्स जब आप मूवी देखते हो, सपोज आपने 500 रुपए की टिकट परचेस की, उसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे 50 रुपीज का टैक्स लगा, एग्जांपल के तौर पे, तो क्या मूवी के पहले के मूवी के बाद के इंटरवल में आप गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए जाओगे, क्या गवर्नमेंट आपने मूवी जो हो ये पैसा रखो तुम, ऐसा कभी भी नहीं होता फ्रेंड्स। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। वो पैसा हम सिटी गोल्ड को देंगे, हम सिनेमैक्स को देंगे, हम पीवीआर को देंगे एंड वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को ये पैसा पहुंचा देंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। हमने डायरेक्टली एज अ पर्सन गवर्नमेंट को नहीं पे किया, किसी के थ्रू, मूवी थिएटर ओनर के थ्रू, पीवीआर के थ्रू, सिटी गोल्ड के थ्रू, सिनेमैक्स के थ्रू हमने गवर्नमेंट को पे किया, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जैक्टली समझ में आया फ्रेंड्स। चलो नंबर 2,
एक दिन है ना फ्रेंड्स, मैंने मेरे एक खास फ्रेंड को डेयरी मिल्क दी। वैलेंटाइन डे होगा तो और कोई दिन होगा, क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैंने मेरी फ्रेंड को एक डेयरी मिल्क दी, उसने वो डेयरी मिल्क कंज्यूम करी। 100 रुपए की डेयरी मिल्क थी, उसके ऊपर मैंने टैक्स पढ़ा तो 18 रुपीज का उसके ऊपर जीएसटी था और 18 रुपीज का उसके ऊपर टैक्स था, समझो ना। तो फ्रेंड्स बोलो, मेरी फ्रेंड जाके गवर्नमेंट को ये 18 रुपीज का पेमेंट करेगी कि मैं जाके गवर्नमेंट को 18 रुपीज का पेमेंट करूंगा? डेयरी मिल्क उसने कंज्यूम की, थोड़ी उसने डेयरी मिल्क बची हो तो मुझे भी दी थी, मैंने भी वो डेयरी मिल्क खा गया एग्जांपल के तौर पे। तो वो उसके ऊपर का 18 रुपीज का जो जीएसटी एलिमेंट है, जो जीएसटी पोर्शन है, वो कौन जाके गवर्नमेंट को पे करेगा? मैं पे करूं कि मेरी फ्रेंड पे करे? लॉ ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ये तुमको डायरेक्ट जाके पे करने की जरूरत नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब आप किसी के थ्रू गवर्नमेंट को जाके पे करोगे। मतलब जिस वेंडर से ये मैंने परचेस किया था, सपोज रिलायंस फ्रेश से मैंने परचेस किया, लेटर से डीमार्ट से मैंने परचेस किया, तो मैं डीमार्ट को वो टैक्स का पैसा दूंगा एंड वो डीमार्ट मेरे भी आप जगह गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो फ्रेंड्स, सर्टेन ऐसे टैक्स है जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके नहीं पे करता हूं, मैं किसी के थ्रू, मैं किसी के मतलब किसी के माध्यम से गवर्नमेंट को पे करूंगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बेस्ट एग्जांपल है विच इज जीएसटी। जबरदस्त इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इट इज जीएसटी, जो 2017 मतलब 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे कोर्स में भी है। जबरदस्त मस्त प्रोविजंस है जिसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये जो एलिमेंट है और ये जो टैक्स है वो मैं डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को नहीं पे करूंगा, मैं किसी के थ्रू, किसी के मोड के थ्रू, किसी के माध्यम में गवर्नमेंट को पे करूंगा, उसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, रादर दो ही तो हमारे पास अभी इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज जीएसटी एंड कस्टम्स फ्रेंड्स। ओके, तो ये जीएसटी ऐसा टैक्स है जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करूंगा, किसी के थ्रू, सप्लायर के थ्रू मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। एंड ऐसा टैक्स जो मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉकेट में डिपॉजिट करना है, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं है, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी में सप्लायर होगा। आप समझ रहे हो? मैं सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करूंगा, बट मेरे और गवर्नमेंट के बीच में जब कोई नहीं होता है, हम दोनों का दिल डायरेक्टली कनेक्ट होता है, एंड जो मैं टैक्स का पेमेंट करूंगा, इट इज व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इट इज इनकम टैक्स, जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉकेट में डिपॉजिट करूंगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। एंड मैं किसी के थ्रू पे करूंगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका इंसिडेंस, उसका इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब बर्डन जैसा बोल सकते हो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स में जो पर्सन है जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर ही उसका इंसिडेंस है। इंसिडेंस का मतलब लेवी, जिसके ऊपर ये इंपोज होता है, जिसके ऊपर ये लेट अस से लेवी होता है। तो इंसिडेंस भी मुझ पे है, मैं ही उसको जाके पे करता हूं। आप समझ रहे हो? एक्चुअली बरोबर समझने का ट्राई करना। इंसिडेंस मुझ पे मतलब लेवी मुझ पे ये टैक्स गवर्नमेंट ने इंपोज किया, एंड मुझ पे उसकी इंपैक्ट है, जेब भी मेरी खाली होगी, बर्डन भी मुझ पे आएगा। मतलब इंसिडेंस एज वेल एज इंपैक्ट बोथ in case of direct tax is on whom? Person who is making payment of taxes. Getting my point? इनकम टैक्स का बर्डन मुझ पे, मतलब उसके इंपैक्ट भी मुझ पे, एंड लेवी भी मुझ पे, मतलब उसका इंसिडेंस भी मुझ पे। बोथ पॉइंट्स, इंपैक्ट एज वेल एज इंसिडेंस, बोथ आर व्हाट? बोथ आर ऑन whom? assessee which is taxable, और लेटर से पर्सन आप अभी इतना बोल सकते हो। जब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा पता है फ्रेंड्स? इंसिडेंस मुझ पे है, इंपैक्ट आप पे है। मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, बरोबर समझने का ट्राई करो। मैं कौन? सप्लायर, आप कौन? रेसिपिएंट। मैंने आपको डेयरी मिल्क सेल की, मैंने आपको डेयरी मिल्क का सप्लाई किया, इतना समझो। तो मैंने आपको जब डेयरी मिल्क दी, तो गवर्नमेंट को कौन जीएसटी पे करेगा? इंसिडेंस मुझ पे, लेवी मुझ पे, सप्लायर के ऊपर लेवी है, और बर्डन किसके ऊपर? आपके ऊपर। इंपैक्ट किसके ऊपर आई? टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? जब किसकी खाली हुई? आपकी खाली हुई। मतलब इंसिडेंस मुझ पे है, उसका बर्डन, उसका इंपैक्ट, उसकी असर आपके पॉकेट्स के ऊपर है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस, इंपैक्ट दोनों सेम पर्सन के ऊपर होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस कोई अलग पर्सन के ऊपर होगा, इंपैक्ट, बर्डन कोई अलग पर्सन के ऊपर होगा। समझ लो एग्जैक्टली? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, एंड मैं किसी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करूंगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। एकदम सिंपल, मतलब उसका इंसिडेंस, उसकी इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्स में दोनों के दोनों, इंपैक्ट एज वेल एज इंसिडेंस, दोनों के दोनों सेम पर्सन के ऊपर रहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस मुझ पे होगा जब मैं आपको सेल करूंगा, एंड उसका इंपैक्ट आपके ऊपर होगा, बर्डन आपके ऊपर होगा, पॉकेट आपका खाली होगा टैक्स एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स नेचर। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज मेरी इनकम लेटर से 50 करोड़ है, कल जाके 5,000 करोड़, कल जाके लेटर से 50,000 करोड़, कल जाके 5 लाख करोड़, कल जाके करोड़ करोड़ करोड़। समझ में आया? तो अकॉर्डिंगली मेरा टैक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनकम टैक्स की बात करो, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप लेटर से जीएसटी चेक करो, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। मैं पार्ले जी बिस्किट खाऊं, क्या आप पार्ले जी बिस्किट खाओ, कि बिल गेट्स पार्ले जी बिस्किट इंडिया में खाए, क्या लेटर से मुकेश अंबानी पार्ले जी बिस्किट खाए, क्या लेटर से वो मित्तल पार्ले जी बिस्किट खाए, रतन टाटा पार्ले जी बिस्किट खाए, सारे लोगों के ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। सारे लोगों के ऊपर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। मतलब वो फर्क नहीं करता कि भाई कितने बिस्किट तुमने खाए, कि कौन बिस्किट खा रहा है, बिस्किट के ऊपर जीएसटी लग गया। मतलब वो कोई भी कंज्यूम करे, फर्क नहीं पड़ता। मुकेश अंबानी खाए तो भी सेम जीएसटी, स्मिथ खाए तो भी जीएसटी, हम तो समझ सकते हैं, बट आप खाओ तो भी सेम जीएसटी। बोलो खबर फटे से फटे टैटू घर में मुंह दिखाए तो भी सेम जीएसटी फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। इनकम बढ़ती गई, टैक्स बढ़ता जाएगा। सामने हमारा जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर का है। मतलब वो नहीं चेक करता कि भाई कौन ये बिस्किट खा रहा है, कितनी क्वांटिटी के साथ खा रहा है। वो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो गुड्स के सर्विस के ऊपर स्पेसिफिकली लेवी हो जाता है फ्रेंड्स। डन। ओके, डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाए, डायरेक्ट टैक्स किसी के थ्रू पे किया जाए, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस एज वेल एज इंपैक्ट, दोनों के दोनों जब सेम पर्सन के ऊपर होंगे उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। जब अलग अलग पर्सन के ऊपर होंगे, इंसिडेंस मुझ पे, इंपैक्ट आप पे, इंसिडेंस मुझ पे जेब आपकी खाली हुई, इंसिडेंस मुझ पे बर्डन आपके ऊपर आए, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है नेचर, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर का है हमारा इनकम टैक्स, रिग्रेसिव नेचर का है हमारा जीएसटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इवेजन। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, बहुत आसान है। क्या इनकम टैक्स बढ़ने के लिए ना, इवेजन करने के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जब इनकम टैक्स हमको पे कर। बिकॉज आप समझो ना, डायरेक्टली मुझे गवर्नमेंट को पे करना है का मतलब मुझे जब गवर्नमेंट को पे करना है, ऑब्वियसली मैं उसमें से चोरी करने का ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। डन। तो यहाँ पे हमारी बस्ती 125 करोड़ तो बोलते हैं, एक्चुअल तो ज्यादा ही होगी फ्रेंड्स, बिकॉज मैं जब ये बोल रहा हूं तभी भी बस्ती बढ़ रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू करने। तो फ्रेंड्स हमारे केस में क्या होगा कि बस्ती बढ़ती गई, उसके ऊपर बॉस जितने लोग रख सकेंगे वो तो लिमिटेड ही होंगे। जो ऑफिसर्स होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होंगे, वो तो लिमिटेड ही होंगे, वो इतने फास्ट फेस से नहीं बढ़ रहे होंगे, उनकी जो भी लेटर से अपॉइंटमेंट इतनी फास्ट नहीं होती होगी। मतलब एक असेसी बहुत सारे लोगों के बीच में एक पर्सन होगा तो उनका ध्यान रख रहा होगा। तो इनकम टैक्स का इवेजन करना रिलेटिवली आसान है, चोरी करनी रिलेटिवली आसान है। दैट डज नॉट मीन हमको चोरी करनी, दैट डज नॉट मीन कि हमको चोरी करने के, हम चोरी करने का कुछ सीखेंगे क्लासरूम में। गेटिंग माय पॉइंट? हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये चोरी करना आसान है। उसके सामने फ्रेंड्स आप इनडायरेक्ट टैक्स करो ना, इनडायरेक्ट टैक्स आप चेक करो ना, तो चोरी करना लगभग पॉसिबल तो है फ्रेंड्स, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, हम कभी इम्पॉसिबल वर्ड को उसका स्पेलिंग भी नहीं लिखते, हमारे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता। बट फ्रेंड्स ऐसे आप बोल सकते हैं कि रिलेटिवली चोरी करनी आसान नहीं है, तकलीफ पड़ेगी, बिकॉज आप किसी के थ्रू ये टैक्स का पेमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स। मतलब आपकी मिली भगत हो एंड थोड़ी चोरी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट एट लार्ज देखा जाए तो लगभग चोरी करना पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा लूपहोल्स उसमें भी है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, बट टेंटेटिवली चांसेस, अब कंपैरेटिवली देखो तो इनकम टैक्स में ज्यादा है एंड लेटर से हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में रिलेटिवली थोड़े कम है। फ्रेंड्स शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इनकम टैक्स होगा ना फ्रेंड्स, उसका बर्डन मैं आपके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। लेट अस से नौकर इंस्टीट्यूट है, हमारी ओन इंस्टीट्यूट, उसने फ्रेंड्स आपसे फीस कलेक्ट की, एग्जांपल के तौर पे आपसे लेट अस से 1000 रुपए की फीस कलेक्ट की एग्जांपल के तौर पे। तो फ्रेंड्स वो 1000 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स नौकर को पे करना है, मतलब उसका बर्डन नौकर के ऊपर आया, उसका बर्डन मुझ पे ऊपर आया। आप समझ रहे हो? मतलब उसका बर्डन मैं स्टूडेंट्स के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसका जो भी बर्डन आया वो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। आई कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम टैक्स एलिमेंट। बट जीएसटी में क्या होगा, नौकर आपसे जो भी जीएसटी चार्ज करेगा ना, उसका बर्डन आपके ऊपर आएगा। गवर्नमेंट ने सिस्टम सेट किया, उसका बर्डन आपके ऊपर आएगा। मतलब जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं बर्डन स्टूडेंट के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, मैं बर्डन रेसिपेंट के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा इनकम टैक्स में पॉसिबल नहीं हो सकता। इनकम टैक्स में जो उसको अर्न करता है वो उसका बर्डन भी बेयर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, इंसिडेंस एज वेल एज इंपैक्ट बोथ आर ऑन द सेम पर्सन। मतलब शिफ्टिंग ऑफ बर्डन आप देखो तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इनकम टैक्स मेरा हो भरो आप, इट इज नॉट पॉसिबल जनरल सेंस में। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप चेक करो तो डेफिनेटली ऐसी सिस्टम से
तो ये नाम बना है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब पे मैं करूंगा, बर्डन जिसका आपके ऊपर मेंटेन होगा फ्रेंड्स ना। तो ये थोड़ा बेसिक डिस्कशन था इन रिलेशन टू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के दोनों हमारे सिलेबस में है, दोनों के दोनों को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर में फ्रेंड्स। ओके, वेटेज थोड़ा अलग है फ्रेंड्स। डायरेक्ट टैक्स का वेटेज 60 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज हमारा 40 मार्क्स का है। तो ये वेटेज 60-40 रहता है हमारे आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। बट ये 6 उसके हमने डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया। मैं लास्ट टाइम बोल देता हूं, फर्स्ट उसका मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स जो भी होगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट है। उसके सामने फ्रेंड्स आप इनडायरेक्ट टैक्स करो, इनडायरेक्ट टैक्स आप चेक करो तो किसी के थ्रू मुझे गवर्नमेंट को ये पे करना होगा। पॉइंट नंबर 2, उसका इंसिडेंस, उसका इंपैक्ट। इंसिडेंस मतलब उसकी लेवी, इंपैक्ट का मतलब उसके ऊपर का बर्डन सेम पर्सन के ऊपर रहेगा, उसको बोलेंगे इनकम टैक्स हमारा प्यारा। एंड फ्रेंड्स लेटर से अलग अलग पर्सन के ऊपर रहेगा, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, लेटर से विच इज जीएसटी। नेचर डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव नेचर होगा, बढ़ता जाएगा इनकम, बढ़ता जाएगा टैक्स, एंड लेटर से कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव उसकी क्वांटिटी, इरिस्पेक्टिव कौन उसका कंज्यूमर है, उसको बोलेंगे रिग्रेसिव नेचर का है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इवेजन आप चेक करो फ्रेंड्स, तो रिलेटिवली आप इनकम टैक्स में चेक करेंगे तो इवेजन करना रिलेटिवली पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इनकम टैक्स में ज्यादा हो जाती है पॉसिबिलिटी। बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी है, उसमें पॉसिबिलिटी रिलेटिव थोड़ी कम रहती है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इनकम टैक्स के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता फॉर श्योर, इनडायरेक्ट टैक्स में डेफिनेटली हो जाएगा, विच इज जीएसटी में बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल जो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा एग्जांपल जीएसटी एंड कस्टम्स। मैं लिखूं फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टम्स, जीएसटी एंड कस्टम्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के जबरदस्त इकलौते एग्जांपल्स फ्रेंड्स। देन उसमें से इनकम टैक्स जिसकी जर्नी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आज थोड़ा हमारा वार्म अप लेक्चर होगा इन रिलेशन टू इनकम टैक्स फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारी इनकम टैक्स की जर्नी स्टार्ट होती है स्टेप 1 से, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये पूरे चैप्टर्स है फ्रेंड्स, पूरे अलग अलग मस्त प्रोविजंस है फ्रेंड्स। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस? अभी देखो फ्रेंड्स, मैं इंडिया में हूं, आप भी इंडिया में हो ऑब्वियसली फ्रेंड्स। तो हमने कोई इनकम इंडिया में अर्न की, तो क्या उसके ऊपर हमको इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? लेट अस से मेरी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, मेरी कोई फैक्ट्री इंडिया में है जिसको मैंने रेंट पे दिया है, तो जो भी रेंट मैं रिसीव करूंगा उसके ऊपर का इनकम टैक्स मुझे इंडिया में पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ओके, नंबर 2, एक मेरा फ्रेंड है ना फ्रेंड्स, गूगल में है। अरे गूगल का सीईओ कौन? वो सुंदर पिचाई, मेरा एकदम खास फ्रेंड, साथ में पढ़ते थे हम। वो फटाफट आगे बढ़ गया, मैं अभी बढ़ रहा हूं फ्रेंड, चिंता ना करो। अभी हुआ क्या समझो ना, उसको कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसकी सुंदर पिचाई की कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, मैं उसको मेंटेन करता हूं, उसको मैंने रेंट पे दिया है किसी को, उसका रेंट उसको इंडिया में रिसीव हो रहा है। क्या वो सुंदर पिचाई का जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उसका जो रेंट रिसीव इंडिया में उसको हो रहा है, क्या उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्वेश्चन पता चला क्या पूछ रहा हूं फ्रेंड्स मैं? नंबर 3 ध्यान से, मेरी कोई प्रॉपर्टी, मैं कौन इंडिया में रहता खाता पीता हूं फ्रेंड्स, मेरी कोई प्रॉपर्टी यूएस में है, मेरी कोई प्रॉपर्टी यूएस में, सुंदर पिचाई जो घर में रहता है वो मेरा घर है, मैंने उसको रेंट पे दिया है, उसका रेंट मुझे रिसीव हो रहा है। क्या उसका रेंट मुझे इंडिया में, उसका जो भी रेंट इनकम मुझे आ रहा है, क्या उसका टैक्स मुझे इंडिया में पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी? कौन नक्की करेगा ये? उसके ऊपर हमारा एक जबरदस्त चैप्टर है विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब हम पहले कोई भी पर्सन का स्टेटस नक्की करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस उसका डिटरमाइन होगा, जो हो सकता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हमारी इनकम टैक्स की एग्जैक्ट जर्नी यहां से शुरू होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। मैं रिपीट कर देता हूं तीन स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड लास्ट इज फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट। तो ये 3 हमको स्टेटस के हिसाब से उसका टैक्स इंसिडेंस होगा कि कौन सी मेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम मेरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स इनकम टैक्स। जैसे कोई फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब कोई शादी करके कोई गर्ल कोई बॉय के वहां पे जाती है फ्रेंड्स, तब आपको पता है वो लेटर से चोखा राइस वाला पूरा घड़ा होता है जिसको वो लात मारती है, एंड घर का जो पहला स्टेप होता है वो लेटर से एंटर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे, विजुअलाइज कर सकते हो ना फ्रेंड जो मैं कहना चाहता हूं, कि वो गर्ल ने क्या किया, पहले वो कड़स को ऐसे धक्का मारा एंड बाद में उसकी एंट्री हुई। तो ये इनकम टैक्स का एंट्री पॉइंट है। अब समझे जो मैं कन्वे कर रहा हूं फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का एंट्री पॉइंट हुआ विच इज
डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस का आपका स्टेटस इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंगली आपकी इनकम का बाद में क्लासिफिकेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। फ्रेंड्स हमारे पास है ना इनकम के क्लासिफिकेशन के 5 अलग हेड है। मतलब क्या कि आपकी इनकम हमको क्लासिफाई करनी होगी कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। उसका मतलब क्या है सर एग्जैक्टली, चलो मैं समझाता हूं। फ्रेंड्स कोई फ्लैट में आप एंटर होते हो, बरोबर समझना, तो आपको कौन से फ्लैट में जाना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 201 नंबर में जाना है कि 501 नंबर में जाना है। अकॉर्डिंगली आप लिफ्ट सिलेक्ट करोगे, अकॉर्डिंगली उसका फ्लोर सिलेक्ट करोगे, अकॉर्डिंगली उस फ्लोर में लेफ्ट हैंड साइड घर होगा, राइट हैंड साइड घर होगा, सामने घर होगा, तो अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट घर में आप जाओगे। आप समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स आपकी इनकम को हमने क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। तो आपकी इनकम को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि आपकी इनकम सैलरी हेड में फॉल होती है, आपकी इनकम हेड हाउस प्रॉपर्टी में फॉल होती है, आपकी इनकम हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, आपकी इनकम हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है, कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल होती है। सर क्या बोल दिया आपने? चिंता ना करो, हर एक चैप्टर्स है। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस एक पूरा चैप्टर, उसके अलग से प्रोविजन कि कैसे नक्की करेंगे स्टेटस, ये स्टेटस आर एंड ओ आर, आरबी एन और एरआर नक्की कैसे होगा, उसका पूरा डिस्कशन इन डेप्थ। नंबर 2, बाद में स्टेटस तो नक्की हो गया, बाद में कौन सी इनकम को कहां पे टैक्सेबल करेंगे, इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, उसका भी इन डेप्थ डिस्कशन। चलो वो हो गया। उसके बाद कोई भी इनकम आप जो अर्न कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो क्लासिफाई होगी इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। जैसे फ्रेंड्स आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हो, ये जनरल सेंस में आपको बता रहा हूं, जब कोई जगह पे जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इट वुड बी हेड सैलरी। हेड सैलरी, पता चला? आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3rd, अब बिजनेस कर रहे हो, अब प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इट इज इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। आपने फ्रेंड्स अपने पास जो ज्वेलरी थी ना उसको सेल किया, आपके पास कोई लैंड थी, आपके पास कोई बिल्डिंग था, उसको आपने सेल किया। बिजनेस ना, बिजनेस थोड़ी था, ये तो ओकेशनली प्रॉपर्टी का प्राइस मस्त मिल रहा था, तो मैंने सेल कर दिया। इट इज व्हाट? हेड कैपिटल गेन। एंड लास्ट आपकी इनकम, बची खुची जो इनकम है उसको भी हम जाने नहीं देंगे, चला आजा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में उसको टैक्सेबल करेंगे। फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में आपका फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। पॉइंट नंबर 2, आपकी इनकम को बाद में हम क्लासिफाई करेंगे इनटू वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, स्टार्टिंग फ्रॉम सैलरी टू हाउस प्रॉपर्टी टू पीजीबीपी टू कैपिटल गेन टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हर एक हेड के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन हम करेंगे फ्रेंड्स। 3rd, हेड वाइज इनकम को क्लासिफाई तो कर दिया कि ये इनकम उस हेड में डालो, ये इनकम उस हेड में डालो, ये इनकम उस हेड में टैक्सेबल होगी। बाद में उस हेड में उस इनकम का कैलकुलेशन होगा। फाइनली इस हेड में कितनी इनकम टैक्सेबल, फाइनली इस हेड में, इस हेड में, इस हेड में, इस हेड में कितनी इनकम टैक्सेबल, उसका कैलकुलेशन, उसका कंप्यूटेशन। इट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, चलो। डिटर्मिनेशन ऑफ, बोलो रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। वो हो गया। बाद में फ्रेंड्स हम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये वो क्लबिंग नहीं है जिसके लिए पेरेंट्स आपको मना करे, ये क्लबिंग कौन सा है वो आपको बताओ फ्रेंड्स। सपोज तैमूर है, तैमूर, सैफ अली खान, करीना कपूर, तैमूर है, तो फ्रेंड्स क्या तैमूर के नाम पे करीना कपूर एफडी करे तो तैमूर इनकम टैक्स भरे? आपको ऐसा लग रहा है? तैमूर इनकम टैक्स पे करने के लिए जाए, बेचारा छोटा सा बच्चा मान अभी एबीसीडी सीखा है, कल मैंने उसका वीडियो देखा था, एबीसीडी बोल रहा था, तो फ्रेंड्स वो तैमूर इनकम टैक्स पे करने के लिए एफडी तो तैमूर के नाम पे, प्रॉपर्टी सैफ अली खान ने तैमूर के नाम पे ली, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि तैमूर इनकम टैक्स पे करने के लिए जाएगा? एबीसीडी बेचारा मान लिख भी नहीं सकता, खाली बोलना सीखा है, उसको इनकम टैक्स के प्रोविजन पता चल गए, अभी हमको नहीं पता, हमने कल याद शुरू किया है। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो हाउ कैन माइनर पे टैक्स? तो उन्होंने क्या बोला, भाई माइनर तो एक काम कर, तू नहीं पे कर सकता टैक्स, हमको पता है तेरी लिमिटेशन, एक काम कर तेरी इनकम को पेरेंट्स में क्लब कर दे, मतलब वो इनकम को हम पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। सर ये थोड़ी हो है कि माइनर की इनकम हो पेरेंट्स उसके ऊपर टैक्स पे करे, ये जो है, एंड दिस इज द परफेक्ट प्रोविजन बिकॉज वी कैन नॉट से माइनर जा तू इनकम टैक्स पे कर, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल।
कि माइनर को हम फोर्स करें, माइनर को हम लायबल करें कि वो इनकम टैक्स पे करे, वो बेचारा पढ़े कि एग्जाम दे कि बेचारा इनकम टैक्स पे करे। तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये माइनर की इनकम है, वो पेरेंट्स में क्लब करेंगे। ऐसे अलग 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 वेरियस क्लबिंग प्रोविजंस है जिसमें इनकम कोई और रिसीव करेगा, उसके ऊपर का इनकम टैक्स कोई और पे करेगा, वो अलग से पूरा चैप्टर विच इज क्लबिंग ऑफ इनकम। बाद में फ्रेंड्स ऐसा होगा कि मेरे बिजनेस में लॉस हुआ, अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया फ्रेंड्स, समय ऐसा था लॉस हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, कैपिटल गेन में इनकम है, तो क्या ये मेरे बिजनेस लॉस को मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी थी, एक हाउस प्रॉपर्टी ए, एक हाउस प्रॉपर्टी बी। एक हाउस प्रॉपर्टी में गेन है, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ। सर हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी लॉस हो सकता है, मैं वो लॉस हो सकता है, हेड ऑफ इनकम थोड़ी आपने पढ़ा है, हो सकता है लॉस, मुझे पता है। तो बी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, ए हाउस प्रॉपर्टी में गेन हुआ, तो क्या बी का लॉस ए के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? बैलेंस अमाउंट के ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कि पॉजिटिव के ऊपर पे कर देने का? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? मुझे कैपिटल लॉस हुआ, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, नुकसान हो गया, मुझे पैसे की जरूरत थी, अर्जेंट बेचना पड़ा मुझे, तो नुकसान हो गया मुझे। तो क्या ये कैपिटल लॉस में और कोई डेट के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा? ये प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे इनटू दिस चैप्टर और दिस टैब विच इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये दोनों हर एक हेड में हमको सीखना पड़ेगा, हर एक हेड में हमको इसके इंपैक्ट देनी पड़ेगी। फर्स्ट हमने क्या नक्की किया? रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या आपका स्टेटस क्या है? R&OR है, RB NOR है, NR स्टेटस क्या है आपका? उसके ऊपर से हमने आपकी इनकम को क्लासिफाई किया इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी से लेके, हाउस प्रॉपर्टी से लेके, PGBP से लेके, कैपिटल गेन से लेके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाद में हर एक हेड के इनकम का हमने कैलकुलेशन किया कि एग्जैक्टली वो हेड में हम कैलकुलेशन इनकम का कैसे करेंगे, उसका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। बाद में माइनर की इनकम के ऊपर पेरेंट्स को टैक्स पे करवाएंगे। ऐसे अलग 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 क्लबिंग प्रोविजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर में। बाद में कोई हेड में लॉस हुआ तो वो लॉस क्या कोई अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं, उसका डिस्कशन हम करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में विच इज ई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगेन पूरा चैप्टर। बाद में फाइनली हम इनकम का टोटल लेके आएंगे जिसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसका मतलब क्या फ्रेंड्स, एक थोड़ा रफ आपको बताऊं तो फ्रेंड्स देखो, मेरी सैलरी में इनकम जो मैंने कैलकुलेट की इट इज लेटर से 30 lakhs ऑफ रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने इनकम को कैलकुलेट किया इट इज लेटर से फ्रेंड्स 10 lakhs ऑफ रुपीज। सपोज मैंने PGBP में मेरी इनकम को कैलकुलेट किया लेटर से इट इज 20 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स ये सबका टोटल कितना हुआ? 30 + 10 40 + 20 60 lakhs हुआ। फ्रेंड्स उस 60 lakhs को हम बोलेंगे, इस टोटल को हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम विच इज व्हाट? समेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम विच इज रिगार्डेड एज व्हाट? विच इज टर्म टू बी व्हाट? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, तो ये सारे हेड्स का हम यहाँ पे एक बार टोटलिंग करेंगे, क्लबिंग के बाद, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बाद उसको बोलेंगे फ्रेंड्स GTI। मैं उसको बुलाता हूं प्रेम से गटी, विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। ओके फ्रेंड्स, उसमें से सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने कोई जगह पे कोई ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, कि आपने अच्छा काम किया है, आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, बहुत अच्छा काम किया, तो लॉ कहता है उतनी लेटर से तुम्हारा जो भी प्रीमियम है, तुम्हारा जो भी डोनेशन है, उतना तुमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बस जाओ, तुमको उसमें से मुक्ति, फायदा तुमको। तो उसको बोलेंगे डिडक्शंस, जिसके सेक्शंस है विच इज सेक्शन 80 C to 80U। तो ये उसके सेक्शन है, जो भी पूरा चैप्टर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये GTI चैप्टर नहीं है, क्यों? बिकॉज वो तो खाली टोटल है 5 हेड्स ऑफ इनकम का, ये डिडक्शन पूरा चैप्टर जिसमें से हम मतलब ये हम पर्टिकुलर GTI में से लेस करेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे मैंने GTI कैलकुलेट कर दिया, मेरा डिडक्शन कितना आया? लेट अस से 25 lakhs मेरा डिडक्शन एग्जांपल के तौर पे आया। तो फ्रेंड्स जो मेरे पास बैलेंस अवेलेबल होगा विच इज लेट अस से 35 lakhs ऑफ रुपीज, ये मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल हुआ उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स पता है? इट इज टोटल इनकम, मतलब इट इज GTI लेस डिडक्शंस। जो अमाउंट हमारे पास अराइव होगी, जो हमारा अमाउंट हमारे पास बचेगी, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? टोटल इनकम। इसको हम बोलेंगे TI। इसको नेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट डायरेक्ट जब आप रिफर करते हो तो ये वर्ड हमारे सामने आता है विच इज टोटल इनकम। फ्रेंड्स इसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है, इसके ऊपर हमारा टैक्स कंप्यूटेशन होता है, इसको बोलेंगे टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स कंप्यूटेशन। डन?
हमारा फर्स्ट स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके हमने इनकम का क्लासिफिकेशन किया अलग अलग वेरियस हेड्स ऑफ इनकम में। बाद में हर एक हेड ऑफ इनकम में हमने इनकम को कैलकुलेट किया। बाद में क्लबिंग सेट ऑफ के प्रोविजंस को अप्लाई किया। बाद में सबका टोटल किया, समेशन किया, जिसको बोलेंगे गटी, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस को लेस किया, तो फाइनली हमारे पास बचा, वो क्या बचा, टोटल इनकम, जिसके ऊपर हमने क्या कंप्यूटेशन किया, टैक्स का। ये टैक्स को मैं पे कब करूं, ये टैक्स कंप्यूट तो हो गया। लेटर से मेरा टैक्स पेबल आया, इसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे लेटर से 3,70,000 एग्जांपल के तौर पे मेरा टैक्स कैलकुलेशन आया 3,70,000। इसको पे कब करने का, उसके लिए पूरा चैप्टर है हमारे पास, विच इज एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। जब जब आप अर्न करते हो तब आपको ये इनकम टैक्स पे करना है, जिसको बोलेंगे जिसको बोलेंगे हम एडवांस टैक्स, मतलब अर्न व्हाइल यू पे, ऐसा है फ्रेंड्स। ओके, जिसको बोलेंगे एडवांस टैक्स। एंड फाइनली हमारा लास्ट स्टेप, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गवर्नमेंट को फर्निश करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स, ये सारा डेटा मुझे गवर्नमेंट को फर्निश करना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। इसको बोलेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। इट इज नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ इनकम। ये पूरा डेटा मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा। इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम। डन। तो हमने शुरू किया था आर से, एंड भी किया आर से, रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके रिटर्न ऑफ इनकम। हमारी जर्नी यहां पे खत्म होती है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जर्नी शुरू होगी, जिसका डिस्कशन हम सीएफ फाइनल में करेंगे। मतलब अभी हमको पता चल गया कि फाइनल में हम क्या करेंगे। इसके बाद का स्टेप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो इस चीज को कैसे एनालाइज करेगा, वो सारा डिटेल डिस्कशन हमारे सीए फाइनल लेवल के ऊपर होगा। हमारा इंटरमीडिएट लेवल रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर स्टॉप होता है, शुरू होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, खत्म होता है रिटर्न ऑफ इनकम। ये हमारी जर्नी है जो हमको पास ऑन करनी है हमारे इस लेवल के ऊपर। ये आपकी फ्रेशर पार्टी स्टार्ट होगी एंड आपकी फ्रेशर पार्टी खत्म होगी हमारे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। डन। ओके, लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। हमारा जर्नी हमने शुरू किया था डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, बाद में इनकम का क्लासिफिकेशन, बाद में हर एक हेड में इनकम का कंप्यूटेशन, बाद में क्लबिंग, बाद में सेट ऑफ, बाद में ग्रॉस टोटल इनकम विच इज समेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से डिडक्शंस को लेस किया विच इज 80 to 80। बाद में हमारा कैलकुलेशन हुआ टोटल इनकम का, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन हमने कर दिया, उसके ऊपर एडवांस टैक्स टीडीएस का प्रोविजन हमने डिस्कस किया, मतलब करेंगे फ्यूचर में। एंड लास्ट गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन डेटा सबमिट किया, फर्निश किया, उसको बोलेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। बोलो डन, रेडी फ्रेंड्स, चकाचक। ओके, तो अभी ये बेसिक डिस्कशन हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस को समझना, बाद में इनकम टैक्स की पूरी एक ओवरव्यू लेना, इनकम टैक्स का पूरा एक जर्नी को समझना। एंड फ्रेंड्स, अभी हम एक फ्रेंड को मिलेंगे कि ये असेसी का मतलब क्या होगा। एक नया फ्रेंड आपको ध्यान में आएगा, असेसी। एक नया वर्ड आएगा पर्सन, एक वर्ड आएगा प्रीवियस ईयर, एक वर्ड आएगा असेसमेंट ईयर। मतलब ये हमारे फ्रेंड्स है, उसको हम समझेंगे कि ओ ये फ्रेंड ऐसा है, ये फ्रेंड ऐसा है, ऐसे उसको हम समझेंगे। शुरू करेंगे अलग अलग टर्म्स के डिस्कशन के साथ, अलग अलग टर्म्स के मीनिंग के साथ, अलग अलग टर्म्स के डेफिनेशन के साथ फ्रेंड्स। उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, इज ऑफ असेसी, सेक्शन 2 क्लॉज 7। ध्यान से, इनकम टैक्स का आपका ये फर्स्ट फ्रेंड है, आओ जरा उसको पहचानते हैं। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। बस असेसी का मतलब खत्म हुआ। फ्रेंड्स देखो डेफिनेशन को वापस एक बार। असेसी मीन्स अ पर्सन। एक डेफिनेशन में दूसरी डेफिनेशन आई। अभी क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी मीन बाय पर्सन। सर पर्सन का मतलब पर्सन, ना 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 ना, इनकम टैक्स में पर्सन को डिफाइन किया है। ये रहा हमारा पर्सन। तो पहले फ्रेंड्स ये पर्सन को समझते हैं, बाद में असेसी वर्ड के ऊपर, असेसी टर्म के ऊपर फोकस करेंगे। पर्सन का मतलब चेक करें। द डेफिनेशन ऑफ असेसी लीड्स अस टू डेफिनेशन ऑफ पर्सन, जो मैंने आपको बताया। असेसी की डेफिनेशन में पर्सन की डेफिनेशन है। As the former is closely connected with the latter, मतलब असेसी जो वर्ड है वो क्लोजली कनेक्टेड है पर्सन के साथ। तो व्हाट डू वी मीन बाय पर्सन।
The term person is important from another point of view also. That is, charge of income tax is on every person. तो समझते हैं कि हर एक का जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा ना फ्रेंड्स, वो अलग अलग होगा. उसके ऊपर हम थर्ड स्टेप में आएंगे फ्रेंड्स. अभी देखो, ये हो गई हमारी पर्सन की डेफिनेशन. अलग अलग 7 लोग, बोलो वो 7 लोग जो मिलके क्या बनाएंगे, पर्सन को. एंड वो पर्सन हमारी असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. अब जरा चेक करें 7 लोग कौन से हैं. फर्स्ट हमसे शुरुआत होती है. इट इज फ्रेंड्स इंडिविजुअल. आप, मैं, आपके फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, ये सब कौन हो गए, इंडिविजुअल्स. तो हम एज अ पर्सन इंडिविजुअल्स माने जाएंगे. हमारी सब कैटेगरी कौन सी, हमारी मेन कैटेगरी पर्सन, उसमें सब कैटेगरी कौन सी होगी फ्रेंड्स, इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स एचयूएफ, जिसको बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. फ्रेंड्स देखो, सपोज मेरे पापा है, बरोबर समझना. हाँ फ्रेंड्स, मेरे पापा हो गए. तो फ्रेंड्स पापा का एक एचयूएफ क्रिएट होगा, एक इंडिविजुअल का एक एचयूएफ क्रिएट होगा, जिसमें उसके अलग अलग मेंबर्स होंगे. तो फ्रेंड्स पापा का एचयूएफ है, तो उसमें जो मेन पर्सन है उसको बुलाएंगे कर्ता. फ्रेंड्स इन डेप्थ डिस्कशन फ्यूचर में आएगा, चिंता ना करो. अभी आज हम एक बेसिक ओवरव्यू कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स. तो पापा का एचयूएफ है, उसमें जो मेन पर्सन है वो पापा हो गए. तो फ्रेंड्स उनको हम बुलाएंगे कर्ता. मतलब जो पापा है उनको बुलाएंगे कर्ता, मतलब उसका मेन लीड पर्सन, एचयूएफ का मेन लीड पर्सन, उसको बुलाएंगे कर्ता. फ्रेंड्स बाद में जो भी होंगे ना, वो उसके मेंबर्स होंगे. कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे, तो फ्रेंड्स पापा के स्पाउस, मतलब मम्मी उसकी मेंबर हुई. बाद में मैं उनका सन, मेरी सिस्टर, मतलब मेरे पापा की डॉटर, उनकी क्या हुई, मेंबर. पता चला. तो फ्रेंड्स एचयूएफ के मेंबर कौन कौन, तो कि पहले जो उसको मेन हैंडल करता होगा वो उसका कर्ता. नेक्स्ट उसके मेंबर्स, मतलब पापा के स्पाउस, पापा के सन, पापा के डॉटर, वो सारे लोग कहां पे कंसिडर किए जाएंगे, पापा के एचयूएफ में. सिमिलरली मेरा एचयूएफ बनेगा स्मिथ शाह एचयूएफ. उसमें कौन कौन मेंबर, पहले मैं उसका करता, तो मेरी वाइफ उसकी मेंबर, मेरे चिल्ड्रन उसके मेंबर. तो अकॉर्डिंगली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे एचयूएफ का. फ्रेंड्स एग्जैक्टली आप समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं फ्रेंड्स. तो ये हो गया एचयूएफ. फ्रेंड्स इन डेप्थ उसको डिस्कस करेंगे जब एचयूएफ का हम टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे. बट अभी एक और भी मैंने आपको बताया, इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें जो मेल पर्सन होगा उससे ये पर्टिकुलर एचयूएफ क्रिएट होगा. एंड उसके वाइफ, उनके सन, डॉटर, उसके क्या बन जाएंगे, मेंबर्स. डन. तो फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, सेकंड इज फ्रेंड्स एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. फ्रेंड्स थर्ड आएगा विच इज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये सारी जो कंपनी फॉर्म्स है उसको बुलाएंगे हम एज अ पर्सन, जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, उसको बुलाएंगे क्या, कंपनी. 3 लोग हो गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी. थर्ड आएगा फर्म. फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म, दैट इज से मैं और आप, हमने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करी. हमने एक पार्टनरशिप शुरू की, तो वो क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप एलएलपी को भी इंक्लूड कर सकते हो. जो लेटेस्ट कंसेप्ट है विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, तो ये अलग अलग 4 लोग हमारे सामने, 4 पर्सन हो गए. वो 7 लोग में से 4, बोलो कौन से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इट इज एओपीबीओवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. मैं समझाऊं फ्रेंड्स. सपोज हम सब इंडिविजुअल्स हैं, मैं एक इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल, सपोज फ्रेंड 1 एक इंडिविजुअल, फ्रेंड 2 एक इंडिविजुअल, फ्रेंड 3 एक इंडिविजुअल. सपोज 5 लोग ने मिलकर एक बॉडी बनाई, एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया. फ्रेंड्स उसको हम बुलाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. हमने एक ग्रुप बनाया इंडिविजुअल्स का, एक लेटर से हमने एक फॉर्मेशन किया, एक ग्रुप बनाया, उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. सो व्हाट इज एओपी, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. फ्रेंड्स पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन है आप देख सकते हो, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 तक हम पहुंचे हुए हैं, 6 7 तक पहुंचेंगे, बस 5 मिनट का काम है. फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, जो ग्रुप बना है ना, जो एसोसिएशन बना है ना, उसमें एक इंडिविजुअल है, उसमें एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक एचयूएफ है, उसमें एक कंपनी है, उसमें समझो ना एक एलएलपी है. मतलब ऐसे लोगों ने मिलकर एक बॉडी बनाई, एक एसोसिएशन बनाया, एक ग्रुप बनाया. बोलो क्या बुलाएंगे, बता दे इंडिविजुअल्स ना. ये खाली एक इंडिविजुअल है, ये थोड़ी इंडिविजुअल है, ये थोड़ी इंडिविजुअल है, ये थोड़ी इंडिविजुअल है, ये थोड़ी इंडिविजुअल है. मतलब दे आर नॉट इंडिविजुअल्स बट स्टिल दे आर फॉर्मिंग अ बॉडी, स्टिल दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बॉडी. तो उसको हम बुलाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी. मतलब ये अलग अलग पर्सन की डेफिनेशन में जो लोग फॉलो होंगे उनका एसोसिएशन है. जो आपके ग्रुप में खाली इंडिविजुअल्स होंगे, इट वुड बी व्हाट,
BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इंडिविजुअल के साथ लेटर से पार्टनरशिप फॉर्म भी होगा, LLP भी होगा, लेटर से HUF भी होगा, ऐसा आपका ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसको क्या बुलाएंगे? AOP। टैक्सेबिलिटी दोनों की सेम टू सेम रहती है, मतलब AOP हो के BOI, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। डन? ओके, चलो शुरू किया हमने पर्सन की डेफिनेशन से। तो फर्स्ट इज, उसमें से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, इट इज इंडिविजुअल, देन HUF, then company, then partnership firm which includes LLP, next is friends AOP, BOI. next आएगा friends local authority, जिसको बोलेंगे म्यूनिसिपैलिटी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाद में मुंबई मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC जिसको बोलते हैं, वो सारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हम क्या बुलाएंगे? ला, मतलब क्या? लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट जो बचे कुचे लोग हैं यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे, इट इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, क्या है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ला, तो इट इज AJP, जिसको बोलेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जो भी बच्चे पूछे लोग हैं वो यहां पे उनको सेट कर देंगे, विच इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके डन? तो पर्सन की डेफिनेशन के अलग अलग 7 एलिमेंट्स है, जिसको कंबाइंड करके एक वर्ड क्रिएट होता है पर्सन। तो लास्ट टाइम बोल देते हैं 7 लोग, 1 2 3 स्टार्ट। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म विच इंक्लूड्स LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हमारे 7 इनकम टैक्स के पर्सन है, जो कोई भी टैक्स इनकम टैक्स में उनको पेबल आता है, और कोई भी अदर सम ऑफ मनी जो उनको इनकम टैक्स में पेबल आता है, तो उसको क्या बुलाएंगे? असेसी। जैसे फ्रेंड्स घर पे आपको आपके कोई अलग नाम से बुलाते होंगे, जैसे से ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा नाम स्मिथ है, SMIT। इट इज नॉट स्मिथ, इट इज स्मिथ। ओके, बट घर पे कभी मैंने बताया नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ना कभी फिजिकल लेक्चर में बताया, ना कभी वीडियो में बताया, बट मुझे घर पे संटू करके बुलाते हैं। अब मेरे घर पे कभी आना तो आप मुझे इस नाम से पहचानोगे, मतलब मेरी मम्मी मुझे ओरिजिनल नाम से नहीं पुकारती है, मेरे पापा, मेरे बहन, मेरी लेटर से जो जो रिलेटिव्स है वो मुझे इस नाम से जानते हैं। मतलब ये क्या हुआ? मेरा घर का नाम हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? बरोबर समझना, ये रियल नेम है बट मुझे इस नाम से लोग पहचानते हैं, ऐसा है। हम कौन सा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं कि असेसी ये इनकम टैक्स के हिसाब से आपका नाम हुआ। स्मिथ का घर पे नाम क्या? संटू। चलो मैं नौकर पे आता हूं। फिजिकल लेक्चर में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जैसे आप नौकर में लेटर से अपना व्हीकल पार्क करोगे तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड होगा ऐसा करके आपको बुलाएंगे, एक्टिव ऊपर रखना, एक्टिव बरोबर पार्क करो। आपको वहां पे नाम क्या हुआ? वो आपको उस लेटर से वॉइस से बुलाएगा, तो आप समझ जाओगे कि आपको वो बोल रहा है। चलो नंबर 3 एग्जाम्पल के तौर पे आप मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हो तो वहां पे आपका नाम क्या होता है? ऑडियंस। पता चला? एग्जैक्टली। आप कोई कॉन्सर्ट देखने के लिए तो वहां पे आपका नाम क्या बन गया? ऑडियंस। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे नाम होते रहते हैं। ओके, लेटर से कभी आप प्यार में पढ़ोगे तो आपका नाम क्या होगा? लेटर से डियरेस्ट एंजल, बाद में लेटर से माय प्रिंसेस, तो ये आपका वहां पे नाम हो गया, नॉर्मल पॉइंट है। वैसे इनकम टैक्स में आपका नाम क्या? वैसे इनकम टैक्स आपको कौन से नाम से पुकारेगा? इनकम टैक्स आपको कौन से नाम से बुलाएगा? इट इज फ्रेंड्स असेसी। मतलब जो भी पर्सन, जो 7 लोग मैंने आपको डिफाइन करके बताए, वो 7 लोग जो इनकम टैक्स में कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल बनते हैं कि कोई भी सम पे करने के लिए लायबल बनते हैं, तो उसको क्या बुलाएंगे हम? असेसी। मतलब कोई भी पर्सन असेसी नहीं है, पर्सन जो 7 लोग मैंने डिफाइन करके बताया, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, लेटर से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, एक बच गया जो आप चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स कंपनी। मतलब ये 7 लोग जो हमने डिस्कस किए, वो जब इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेंगे, जब कोई भी सम इनकम टैक्स के हिसाब से पे करने के लिए लायबल बनेंगे, उसको क्या बुलाएंगे हम? असेसी। इनकम टैक्स में उनका लेटर से प्यारा नाम बन गया असेसी। डन? ओके, तो इफेक्टिवली चेक करो तो हमारे पास 7 असेसी हो गए, बिकॉज पर्सन है ना जो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, जो इस एक्ट के हिसाब से सम पे करने के लिए लायबल है, वो असेसी है। तो यही पर्सन जो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, वो असेसी बनते हैं। तो जो 7 पर्सन है उसको हम 7 असेसी के तौर पे भी बुला सकते हैं। तो इनकम टैक्स में कितने असेसी? तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो सिंपल उसका मतलब क्या हुआ? 7। कौन से 7? एक बार बोल देते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज व्हाट? फाइनली असेसी, बिकॉज ये ऐसा पर्सन है जो इनकम टैक्स में
कोई सम ऑफ मनी पे करने के लिए लायबल बनता है उसको बुलाएंगे फ्रेंड्स असेसी। डन। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था, तुमने डिस्कस किया, इट वाज असेसी, मतलब कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स भरने के लिए, कोई भी मनी भरने के लिए लायबल बनता है उसको बुलाएंगे असेसी। डन। अभी फ्रेंड्स आगे अलग अलग वर्ड्स हमारे पास है, विच इज असेसमेंट। मतलब क्या होता है? इट इज चेकिंग, वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पेपर लिखा, बरोबर समझना, आपने पेपर लिखा, उसका इवेल्युएशन हुआ, उसका चेकिंग हुआ, तो वो क्या हुआ? उसका असेसमेंट। आपने कोई जगह पे डांस परफॉर्मेंस दिया, आपने कोई जगह पे सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया, तो वहां पे उसका इवेल्युएशन होगा, तो उसको बोलेंगे असेसमेंट, वेरिफिकेशन, चेकिंग। वैसे इनकम टैक्स में जब आप रिटर्न फर्निश करोगे, जैसे हमने शुरू किया था स्टेप को रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन से, हमने एंड कब किया? लेटर से फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो फ्रेंड्स ये हमारी जर्नी है, रेसिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन से शुरू होती है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर खत्म होती है। तो ये हमारी जो भी जर्नी हुई ना फ्रेंड्स, उसके बाद शुरू होगा असेसमेंट, जो हुआ चेकिंग, वेरिफिकेशन। चेक करो जरा, दिस इज प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ असेसी is determined by whom? इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको हम बुलाएंगे असेसिंग ऑफिसर। जैसे फ्रेंड्स रास्ते में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मिलते हैं, उसको बुलाते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। फ्रेंड्स वैसे इनकम टैक्स में हमारे पास होता है एओ, विच इज असेसिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स मैं उसको ऑलवेज ऐसे याद रखता हूं, आपने गोलमाल में वो तुषार कपूर को सुना होगा, उसको थोड़ा बोलने में बेचारे को अनफॉर्चुनेटली तकलीफ पड़ती है, तो वो कैसे बोलता? एओ एग्जैक्टली समझना फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक मेथड है चीजों को याद रखने के लिए। और वो क्या बोलता? एओ। तो ये हमारे पास वहां से गोलमाल से आता है, ये हमारा इनकम टैक्स का ऑफिसर विच इज असेसिंग ऑफिसर। बोलो अपने घर से क्या बोलेंगे? एओ। तो ये हो गया असेसिंग ऑफिसर। इट मे बी बाय नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एनी इनकम प्रीवियसली असेस्ड। धीरे धीरे सीखेंगे फ्रेंड्स, अभी बड़ी बात नहीं है, पर अभी समझो, जब इनकम टैक्स ऑफिसर, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कोई रिटर्न ऑफ इनकम का वेरिफिकेशन करेगा, चेकिंग करेगा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को असेस करेगा, उसको बोलेंगे असेसमेंट। डन। तो 3 वर्ड्स हमने लगभग डिस्कस किए फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड उसमें से असेसी, कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स में कोई भी सम पे करने के लिए लायबल होता है उसको बुलाएंगे असेसी। उसमें पर्सन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, विच इज इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बाद में से उसमें से वर्ड आया असेसमेंट, मतलब जब डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, बोलो क्या बोलेंगे तुषार कपूर की लैंग्वेज में? एओ। तो उसको वो आपकी इनकम को जब लेटर से वेरीफाई करेगा, तो आपकी इनकम का जब असेसमेंट करेगा, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स असेसमेंट। डन। और भी 1-2 मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग, वो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, इनकम टैक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर, सेकंड इज फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर, ये बात इज असेसमेंट ईयर। फ्रेंड्स देखो, हम अकाउंट्स में जो वर्ड्स को यूज करते हैं ना, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। बरोबर समझना फ्रेंड्स, अकाउंट्स में जो वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स यहां पे हम जो इनकम टैक्स में वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। एग्जैक्टली उसका मतलब क्या समझो फ्रेंड्स। सपोज मैं ऐसा लिखूं, प्रीवियस ईयर 1920, तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ? अकाउंटिंग के हिसाब से इट इज फाइनेंशियल ईयर 1920। प्लीज बरोबर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अकाउंट्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसको इनकम टैक्स के हिसाब से बुलाते हैं प्रीवियस ईयर 1920। मतलब जिस साल में इनकम अर्न की जाती है, जिस साल को इनकम बिलोंग करती है, उस साल को हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर। सो क्यों प्रीवियस ईयर? बिकॉज इस साल में जो भी आपने इनकम को अर्न किया है उसका असेसमेंट, उसका चेकिंग, उसका वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, जिसको बुलाएंगे असेसमेंट ईयर। जिस साल में आपकी इनकम का असेसमेंट होगा, जिस साल में आपकी इनकम को असेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, उसको हम क्या बुलाएंगे फ्रेंड्स? असेसमेंट ईयर, विच इज ऑलवेज प्रीवियस ईयर +1। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मेरा प्रीवियस ईयर 1920 मतलब इस साल में मैंने इनकम को अर्न किया, इस साल मैंने इनकम को रिसीव किया है, उसका असेसमेंट सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, उसका चेकिंग सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, उसका जो भी मुझे टैक्स पेबल आएगा वो सब्सिक्वेंट ईयर में जनरल सेंस में आएगा, जिसको क्या बुलाएंगे? असेसमेंट ईयर। तो ये कंसेप्ट हमारे वहां पे चलता है, विच इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। एकदम सिंपल फ्रेंड्स। देखो
मेरा प्रीवियस ईयर 2021 होगा तो मेरी इनकम को असेस कौन से साल में की जाएगी, उस साल में असेस करना पॉसिबल है, उस साल में इनकम चेक करना पॉसिबल है। जब आप पेपर लिख रहे हो 3 घंटे आपके अभी खत्म नहीं हुए हैं, 3 आवर्स में अभी आपका लेटर से 2 आवर्स खत्म हुए हैं, तो क्या पेपर का वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है? एब्सोल्युटली ना, असेसमेंट उस टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता। आप जब खाना बनाना शुरू करोगे, बाद में खाने को लेटर से घर पे सर्व करोगे, बाद में लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि बोगस था, खबर पड़े उसको। जो जब आप खाना बना रहे हो तब उसका असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है, जब आप पेपर लिख रहे हो तब उसका असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। उसको खत्म होने देना पड़े, उसको कंक्लूड करना पड़े, उसको कंप्लीट करना पड़े। तो ये प्रीवियस ईयर में वो असेसमेंट, ये प्रीवियस ईयर में इनकम को हम इंक्लूड करेंगे, उस साल की इनकम को हम सब्सिक्वेंट ईयर में असेस करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, तो उसका नाम क्या पड़ा? असेसमेंट ईयर, विच इज 21-22। सिमिलरली जो मेरा फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर एग्जांपल के तौर पर 16-17 होगा, तो इस साल में मैं कौन सी इनकम को असेस कर रहा हूं? मैं इस साल में प्रीवियस ईयर 15-16 की इनकम को असेस कर रहा हूं। एकदम सिंपल। प्रीवियस ईयर मतलब अकाउंट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर, एंड उसका नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट वेरिफिकेशन चेकिंग होगा, जिसको बुलाएंगे असेसमेंट ईयर। तो ये दो टर्म्स हमको ऑलवेज इनकम टैक्स में रिपीटेडली हम बोल करेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर मींस व्हाट? बोलो बोलो। इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर मतलब अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर। एकदम सिंपल। कैलेंडर ईयर होता है ना फ्रेंड्स, वो जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है। इंग्लिश कैलेंडर ईयर जिसको हम बोलते हैं। गुजराती कैलेंडर में कार्तक से शुरू होता है, आई थिंक पोष माह ऐसा कुछ एंडिंग पॉइंट उसका होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट कार्तक माक्षर पोष माह ऐसा कुछ होता है, कार्तक महीने से ये शुरू होता है। वैसे फ्रेंड्स हमारे फाइनेंशियल ईयर को, हमारे प्रीवियस ईयर को हम शुरू करते हैं अप्रैल महीने से, हम खत्म करते हैं उसको मार्च महीने में। सर कब शुरू होता है? ऑब्वियसली 1 अप्रैल से शुरू होगा एंड फ्रेंड्स 31 मार्च को खत्म होगा। ये हमारी जर्नी होती है। हम इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं, मतलब हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते। तो फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर शुरू कब से होगा? लेट अस से हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, तो ये प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या? इट इज 1 अप्रैल 2019 से ईयर शुरू होगा, 31 मार्च 2020 को ये ईयर खत्म होगा। एंड सब्सिक्वेंट ईयर विच इज 1 अप्रैल 2020 से इसका असेसमेंट शुरू होगा एंड फ्रेंड्स 31 मार्च 2021 तक इसका असेसमेंट कंक्लूड हो जाएगा जनरल सेंस में, उसको बुलाएंगे असेसमेंट ईयर विच इज 2021। डन। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट का बेसिक डिस्कशन हमने कर लिया। 1 अप्रैल 19 से शुरू होके 31 मार्च 19 को ये कंक्लूड होगा एंड 1 अप्रैल 20 से शुरू होके 31 मार्च 21 को हमारा असेसमेंट ईयर कंक्लूड होगा फ्रेंड्स। डन। तो फ्यू डेफिनेशंस वी आर ऑन टू डिस्कशन। फर्स्ट इज असेसी, बाद में पर्सन, बाद में असेसमेंट, नाउ असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। डन। जरा चेक करो फ्रेंड्स। असेसमेंट ईयर पहले प्रीवियस ईयर। The term has been defined under section 3। हर एक चीज की डेफिनेशन है फ्रेंड्स हमारे इनकम टैक्स में। इट मींस फाइनेंशियल ईयर, जो मैंने आपको बताया था, इट इज फाइनेंशियल। जो इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर वो हमारे वहां पे प्रीवियस ईयर है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग थी असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर के पहले के फाइनेंशियल ईयर को हम क्या बुलाएंगे? प्रीवियस ईयर। मैं रिपीट करूंगा, असेसमेंट ईयर के पहले के ईयर को हम क्या बुलाएंगे? प्रीवियस ईयर। एज मेंशन्ड अर्लियर, अभी अर्लियर हमने पढ़ा नहीं है बट बताता हूं फ्रेंड्स। द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन विच ईयर? असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स। 1920 की इनकम को 2021 में हम टैक्सेबल करेंगे, 25-26 की इनकम को 26-27 में हम टैक्सेबल करेंगे, ईयर 30 मतलब 2031-32 की इनकम को 32-33 ईयर में हम उसको टैक्सेबल करेंगे। तो ये प्रीवियस असेसमेंट का कंसेप्ट हमारे वहां पे चलता है फ्रेंड्स। तो व्हाट इज असेसमेंट ईयर एग्जैक्टली? The term has been defined under section 2 clause 9. This means a period of 12 months. अप्रैल से शुरू होगा, मार्च महीने में खत्म होगा। Commencing on 1 अप्रैल of every year। तो 1 अप्रैल से उसका commencement हो जाएगा। The year in which income is earned is the previous year। जिस इनकम, मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स आपको, जब मैंने एक्सप्लेन किया, जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाएगा उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर।
1920 में इनकम को अर्न किया तो 2021 में उसका असेसमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, विच इज टर्म टू बी व्हाट, असेसमेंट ईयर, विच इज टर्म्ड एज असेसमेंट ईयर। जैसे एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर 1920 इज टैक्सेबल इन विच ईयर, असेसमेंट ईयर 2021। बोलो दैट ओके। तो ये बेसिक डिस्कशन था इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो फ्यू डेफिनेशंस वी आर ऑन टू एग्जैक्टली क्लियर। फर्स्ट वाज इन रिलेशन टू पर्सन, उसके पहले फ्रेंड्स असेसी। असेसी का मतलब क्या, कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है उसको बुलाएंगे असेसी। तो पर्सन उसमें से इमर्ज होता है, अलग अलग 7 टाइप के पर्सन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज पर्सन। असेसमेंट का डेफिनेशन हमने देखा फ्रेंड्स, असेसिंग ऑफिसर, बोलो कैसे बोलेंगे तुषार कपूर की लैंग्वेज में, एओ, जो हमारी इनकम को असेस करेगा, जो हमारी इनकम को चेक करेगा, उसको बोलेंगे असेसमेंट। बाद में दो जबरदस्त इंपॉर्टेंट टर्म्स है, विच इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में इनकम को असेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, उसको बोलेंगे हमारा असेसमेंट ईयर फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.